हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ान अपने स्पेयर से अटैक करता है। यून बोल रहा होता है कि तुम पावरफुल हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा, मैं तुम्हारे स्पेयर को तोड़ दूंगा। तो चैप्टर नंबर 192 की स्टार्टिंग होती है। ज़ान अपने स्पेयर से अटैक करता है और बोलता है सोचना भी मत इसके बारे में। यून अपनी फोर्स से उसे रोक तो लेता है, पर वो फिर पीछे की तरफ मूव होता है क्योंकि उसकी गाल में कट लग गया होता है। वो अपने गाल को लिक करता है और बोलता है ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब डिफेंड भी करना पड़ेगा खुद को। फिर वो अपने आप को स्पेस आर्मर से कवर कर लेता है। ज़ान बोलता है कि तुम खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे। वो अपने स्पेयर को गोल गोल घुमा रहा होता है और यून की तरफ अटैक कर रहा होता है, पर उसके अटैक से यून को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यून सोच रहा होता है कि इस फोर्स के कंपैरिजन में इसका स्पेयर इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे स्पेस आर्मर को तोड़ पाएगा। यून ऐसे अटैक किए जा रहा होता है। ज़ान अपने स्पेयर से फिर एक अटैक करता है। यून बोलता है क्या? ज़ान बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ज़ान अपने स्पेयर से अटैक करता है। यून पीछे की तरफ मूव कर जाता है। यून बोल रहा था इतना बुरा नहीं था। हाँ, बुरा नहीं है ये इतना भी, अब मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। ज़ान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बात करते हो, मैं तुम्हें इस स्ट्राइक में डिफीट कर दूंगा। फिर ज़ान एक खतरनाक सा अटैक यूज करता है। ज़ान सोच रहा था कि मैंने ये डिस्कवर किया कि अपनी स्वॉर्ड को और स्पेस आर्मर को, इन दोनों में से किसी एक को ही यूज कर सकता है एक ही टाइम पे। जब भी अपने आप को डिफेंड करता है तो मैं अपने स्पेयर को यूज कर सकता हूँ इसको अरेना के बाहर निकालने के लिए। फिर यून अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं जो बाहर प्रेजेंट होते हैं कि यून तो अब अपनी स्वॉर्ड को रख ही नहीं रहा है, हटा ही नहीं रहा है, अभी अपने आर्मर को यूज नहीं कर पाएगा। क्या ये डिफेंड नहीं करना चाहता है? अगर ये डिफेंड नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? ये क्या अटैक ही करना चाहता है अब जीतने के लिए। यून ने अपनी स्वॉर्ड ऊपर की तरफ उठाई होती है। जो ज़ान का स्पेयर होता है वो यून को पकड़ रहा होता है। फिर यून अपनी स्वॉर्ड से स्पेयर को काट देता है। ज़ान बोल रहा था कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे जो स्वॉर्ड और स्पेस आर्मर वो साथ में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? यून बोलता है कि तुम वो सोच रहे थे कि तुम जब अटैक करोगे जब मैं अपनी स्वॉर्ड और स्पेस आर्मर के बीच में स्विच करूंगा, पर ये बुरी बात है, मैं इन दोनों को साथ में यूज कर सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था इतना भी ज्यादा नेसेसरी नहीं है। अगर लोग ऐसे सिंगल फ्लो को भी फाइंड नहीं कर पाएंगे मेरे अंदर, तो उनके अंदर इतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं आएगी फाइट करने के लिए, और मेरे से वो पूरी तरह से फाइट नहीं करेंगे। इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ फीलिंग को फाइट करने के लिए और अपनी पावर्स को छुपाता हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं होती है कमजोरों को। ज़ान सोच रहा होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अटैक और डिफेंड एक ही टाइम पे साथ में कर सकता है स्टार्टिंग से ही, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है। ज़ान बोलती है मुझे लगता है कि मुझे पीछे हटना पड़ेगा। ज़ान अपने स्पेयर को वापस बुला लेता है। यून उसकी तरफ स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ज़ान भी रेडी होता है। ज़ान अपने स्पेयर से स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे ही यून अटैक करता है ज़ान साइड में मूव कर जाता है। फिर यून एकदम से ज़ान के पास पहुंच जाता है और उसको जोर से मारता है और उसके स्पेयर को पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर यून दोबारा अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसके हाथ को काट देता है। ये देख के मार्शल आर्टिस्ट अपने मुंह को घेर लेते हैं और जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि यून लांगटाओ यहाँ पे जीतता है। यून बोलता है कि एग्जैक्टली 5 स्ट्राइक थी इस बार। क्राउन प्रिंस अपने हाथ को थ्रोन पे फोड़ता है और बोलता है कि इसका क्या मतलब, मुझे खुद फाइट करना पड़ेगी। प्रिंस ऑफ यान सोच रहा होता है कि ये चीजें तो यहाँ पे ट्रबलसम हो रही हैं। ज़ायो भी हार गया और जो भी क्राउन प्रिंस के थे वो भी हार चुके हैं, सिर्फ क्राउन प्रिंस और मैं ही बचे हैं। बाकी जो ब्लैक आयरन कंट्री में कोई भी नहीं बचे हुए फाइटर्स। अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमें नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। जो वॉर एम्परर होता है वो बोलता है कि टियानफेंग डिवाइन किंगडम अभी भी प्लान नहीं करता किसी को भी भेजने का फाइट में। किंग टियान्युन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंगे डिवाइन किंगडम को भेजना पड़ेगा किसी को। तो जिंगे डिवाइन किंगडम का एक इंसान आ जाता है और बोलता है कि मैं चैलेंज करता हूँ यून लांगटाओ को। वो आ रहा होता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो आ रहा होता है बड़ा ज्यादा एटीट्यूड से। फिर हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाई देता है और उसका हाथ भी कट गया होता है, वो हार गया होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि एक और पर्सन हार गया यून लांगटाओ से। टियान्युन कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। डायो किंगडम का एम्परर बोलता है इतने बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टियानफेंग डिवाइन किंगडम अब किसी को भी नहीं भेजेगा चैलेंज करने के लिए थर्ड टाइम के लिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्लैक आयरन कंट्री का है क्या कोई जो फाइट करना चाहता है। ब्लैक आयरन कंट्री का जो एम्परर होता है वो सुन रहा होता है। तभी सेंट वहां पे आ जाती है और बोलती है कि जितना मैंने सुना है, जितना मेरे को पता है कि जो ब्लैक आयरन कंट्री उसमें सिर्फ जाओ और ज़ान ही थे जो कि फाइट कर सकते हैं, पर ये दोनों हार चुके हैं। क्या प्रिंस ऑफ यान और क्राउन प्रिंस फाइट करेंगे? क्राउन प्रिंस बड़ा गुस्सा होता है। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है कि इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से कि ये हमारी कंट्री को ऐसे मोक कर रही है और ऐसा बोल रही है कि हमारे पास कोई भी कैपेबल पीपल नहीं है। ये बुरा कि बाई यू रोंग जो है वो एक होली लेडी है सीक्रेट सेक्ट से, मैं यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि जो डायो किंगडम है उसमें रॉयल फैमिली के अलावा एक सीक्रेट सेक्ट भी है, और जो होली लेडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होती है सीक्रेट सेक्ट में। वो पूरे एंटायर सेक्ट को कमांड कर सकती है और एक बहुत ज्यादा सुप्रीम पोजीशन होती है उसकी, और उसका जो स्टेटस होता है वो क्राउन प्रिंस से भी ऊपर होता है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लुओ टानजिंग तुम जाओ और फाइट करो। लू ज़ेंग कुछ नहीं कर रहा होता, चुपचाप खड़ा होता है। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी लू टानजिंग
टैंजिंग कौन है? इसका नाम पहले फर्स्ट रैंक में आया था? दूसरा बोल रहा होता है कि नहीं, ये कितना ज्यादा एरोगेंट कैसे है, ये ऐसे ऊपर जा क्यों नहीं रहा है? क्राउन प्रिंस ने बोला है इसको कमांड किए, फिर भी ऐसा नहीं कर रहा है। जो ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर होता है वो बोलता है कि निंग, अभी लू टैंजिंग कौन है, ये तुम्हारे लिए काम करता है, ये तुम्हारे ऑर्डर्स को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्राउन प्रिंस चुप होता है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि फादर, लू टैंजिंग इसके लिए काम नहीं करता है, ये जीनियस और एक मेरा फ्रेंड है जो कि रिसेंटली हमारे यूजवान डोजो में आया था। ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है अच्छा ऐसी बात है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है हाँ ये सही है। फिर वो लूजेंग के पास आता है और उसे ग्रीट करता है और बोलता है ब्रदर टैंजिंग, मेरे को तुम्हें ट्रबल करना पड़ेगा ऐसे चैलेंज करने के लिए। मार्शल आर्टिस्ट से हैरान होते हैं और बोलते हैं क्या प्रिंस ऑफ यान इसे ब्रदर बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। तो एक और इंसान बोलता है कि हमारे ब्लैक आयरन कंट्री के पास ऐसा पर्सन भी, मैंने इसके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। लूजेंग सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि प्रिंस ऑफ यान ने ऐसे रिक्वेस्ट की है, मुझे एग्री करना पड़ेगा। लूजेंग अरेना में आ जाता है और बोलता है कि लू टैंजिंग यहाँ पे चैलेंज करने के लिए तैयार है। वो दोनों अरेना में होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कि ब्लैक आयरन कंट्री के साथ क्या मैटर है, ये ऐसे ही जो अर्ली स्टेज में वर्चुअल डिजास्टर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट को भेज रहे हैं फाइट करने के लिए, क्या इनके पास सच्ची मुच्ची कोई भी नहीं है फाइट करने के लिए? पर प्रिंस ऑफ यान एक फेमस पर्सन है फर्स्ट रैंक टीम में से, मुझे नहीं लगता कि उसकी आंखों में ऐसे कोई भी आ जाएगा, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही होगा, है ना? सेंट लूजेंग की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि कैसे पॉसिबल है, ये पर्सन तो लूजेंग है, ये तो मर्डरर है जिसने ली होंग वेन को मार दिया था। और पास्ट की बात है, इतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब मैं होली लेडी सिलेक्ट हुई थी सीक्रेट सेक्ट में, तो मैं फ्रेंडली थी बड़ी ज्यादा प्रिंस ली से, और बाद में एक कॉमनर ने उसे एक टॉम लैंप ऑफ इमोर्टल्स दिया था। ऐसा बोला जाता है कि 9 लैंप है टोटल। जब तुम इन सभी को लाइट अप करोगे तो एक टनल एक्टिवेट होती है जो कि तुम्हें टॉम ऑफ इमोर्टल में लेके जाती है। पहले मैं बड़ी ज्यादा क्यूरियस थी और 3 मार्च को मैंने लैंप को जलाया था प्रिंस के साथ, पर मैं सरप्राइज थी क्योंकि एक स्पेस टनल सच्ची मुच्ची अपेयर हुई थी, क्योंकि ऐसे तो जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटल थी, तो हमारे पास ज्यादा देखने का टाइम नहीं मिला, और इसीलिए मैंने जल्दी में कुछ वही गार्ड्स को लेके गई अपने साथ में जो लिम्बो रैलम में थे और 93 इमोर्टल टॉम में एंटर कर गई। अब किसे पता था कि जो 93 इमोर्टल टॉम है वो प्रिंस की डेथ को कोज करेगी। जितने प्रिंसेस है उनमें से उसका टैलेंट टॉप 10 में था, तो इसकी वजह से छोटी मोटी चीज नहीं हुई थी, बहुत बड़ा तमाशा हुआ था डायू डिवाइन किंगडम में। पर इसकी वजह से मुझे बड़ा पेनफुल और रिग्रेटफुल फील हुआ था, क्योंकि वो मेरे बड़ा क्लोज था। बाद में मैंने सुना मास्टर वूजिन से कि वो कांटेक्ट कर सकते हैं 2 वर्चुअल डिजास्टर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट से, जो कि चूजी और वूज आने हैं, और वो लूजेंग को मारने में हेल्प करेंगे। मैंने उसे बोला था कि अपने स्पिरिचुअल कप को यूज करे और लूजेंग के ऊपर ट्राई करे अटैक करने के लिए अपने स्पिरिट फॉर्म में। पर काफी टाइम के बाद उसने मुझे कुछ रिपोर्ट नहीं किया, पर कुछ टाइम के बाद उसने मुझे रिपोर्ट किया कि लूजेंग ने उसकी स्पिरिट को डिफीट कर दिया है स्पिरिचुअल कप में, और ऊपर से उसने सेलेस्टियल रियलम से अपनी कल्टीवेशन को वर्चुअल डिजास्टर रियलम में पहुंचा लिया 2 ही सालों में, और चूजी को मार दिया जो कि वर्चुअल डिजास्टर रियलम में था। ये तो ऐसा जीनियस है जो कि डिवाइन किंगडम्स में बड़ा ज्यादा रेयर है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मास्टर वूजिन नॉर्थर्न रियलम में जाए मास्टर जियान के साथ और वो लूजेंग को मार दे। पर काफी टाइम के बाद एक बहुत ज्यादा खतरनाक न्यूज सुनने में आई कि दोनों की जो लाइफ प्लेट्स थी वो टूट गई और दोनों मर गए। जो पूरा किंगडम था वो इसी सीन के बारे में बात कर रहा था और पूछ रहा था कि नॉर्थर्न रियलम इतना ज्यादा डेंजरस कैसे हो गया, ये इतना ज्यादा पावरफुल मास्टर्स को मार सकते हैं डिवाइन सी रियलम के। ऐसे मैं श्योर नहीं हूँ कि लूजेंग ने क्या किया, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसी ने कुछ किया है, और इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत की यहाँ पे आए हमारे डिवाइन किंगडम में। फिर सेंट वहां से उड़ती और बोलते लू टैंजिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी? डायो किंगडम का एम्परर खड़ा होता और बोलता होली लेडी तुम क्या कर रही हो? सेंट बोलते कि योर मैजेस्टी मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर किया है। डायो किंगडम का एम्परर बोलता है कैसा इंटरेस्टिंग मैटर? सेंट बोलते कि एक्चुअली फाइटर लू टैंजिंग जो है ये मर्डरर है लूजेंग जिसने तुम्हारे प्रिंस को मारा था। तो ये सुनकर सभी मार्शल आर्टिस्ट हैरान होते और बोलते क्या ये चल क्या रहा है? वो मर्डर जिसने डायो किंगडम के प्रिंस को मारा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। लूजेंग सोच रहे थे ट्रबलसम में, इसने तो मेरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि मुझे झूठ ही बोलना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा ऐसे ही। लूजेंग बोलता है कि मेरा नाम लू टैंजिंग है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो और कौन है लूजेंग। सेंट बोलते कि लूजेंग तुम मेरे सामने मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, ये यूजलेस है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना था कि तुम्हारा जैसा कोई पर्सन भी है ब्लैक आयरन कंट्री में। मुझे लगता है कि तुमने अपॉर्चुनिटी को चूज किया क्योंकि जो क्योटिक सीज के ऊपर हरिकेन है वो रुक गए थे थोड़े टाइम के लिए, मतलब कम हो जाते हैं, और तुम फिर नॉर्थर्न रियलम से भाग आए। तुम कुछ ज्यादा ब्रेव हो। लूजेंग बोलता है कि मिस होली लेडी मैं बिलोंग करता हूँ ब्लैक आयरन कंट्री को, और मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ डायो किंगडम के एक वॉरियर को। अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो तुम बोल सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी झूठे इल्जाम लगाने चाहिए। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि लू टैंजिंग हमारी कंट्री का वॉरियर है और ये यूजवान डोजो से आया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ब्लैक आयरन कंट्री का एम्परर बोलता है कि होली लेडी मेरा सन झूठ नहीं बोल सकता है। लू टैंजिंग सच्ची मुच्ची ब्लैक आयरन कंट्री से ही तुमने ये गलत आदमी को रिकॉग्नाइज कर लिया है। सेंट बोलती गलत आदमी, ये कैसे पॉसिबल है? सेंट सोच रही थी कि मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा रास्ते को एक्सपोज करने के लिए इसकी ट्रू आइडेंटिटी को। यून बोलता है कि मिस होली लेडी क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तुमने गलत पर्सन को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया, मैं तुम्हारे इशू को सॉल्व कर दूंगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 192 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।